Hello everyone. Today we are going to discuss a magnetic field on the axis of a circular current carrying loop. तो यहाँ पे करंट कैरिंग लूप आप देख रहे हैं और यहाँ पे सबसे पहले हमें डायग्राम को देखना है। ठीक है, तो हमें किसी पॉइंट पर क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। वो पॉइंट है आउटसाइड द रिंग, रिंग के आउटसाइड वो पॉइंट है P, जो कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। और यहाँ पे हमने क्या किया है कि सबसे पहले ये देख लो कि डायग्राम किस टाइप से बना, क्योंकि डायग्राम पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। तो ये हमारे पास में एक सर्कुलर रिंग है, जैसे कि आप देख रहे हैं एक रिंग है, ठीक है। और रिंग में करंट आई इसमें जा रहा है, तो आई करंट कैरिंग लूप है। और इसमें जो डीएल दिखा रखा है, डीएल जो है यहाँ पे क्या है, ये डीएल यहाँ पे छोटा सा एक एलिमेंट है, जिसके कारण से हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे। तो यहाँ पे हमें बायो-सेवर्ट लॉ अप्लाई करना होता है। तो अभी हम बायो-सेवर्ट तो नहीं करेंगे, तो पहले हम डायग्राम के बारे में देखेंगे। तो डायग्राम में हमें दिख रहा है कि भाई कि डीएल के कारण से मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बना पी पॉइंट पे डीबी। तो ऐसे ही हमारे पास में दूसरा एलिमेंट है यहाँ पे अपोन में, मतलब एक ऊपर की साइड लिया और एक नीचे की साइड लिया है। तो दोनों में मैग्नेटिक फील्ड हमने देखा कि दोनों का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे पी पॉइंट पे निकाला है। तो हमने देखा कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड आया है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में दोनों में गया, क्योंकि वो जो डायग्राम हम देख रहे हैं ना, तो जो डीबी है वो ना एक्स में है ना ही वाई में है। तो जब एक्स और वाई में दोनों में किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ना हो और वो कहीं मिड में जा रहा हो, तो वहाँ पे कंपोनेंट डेवलप हो जाते हैं, मतलब किसी एंगल पे लगे हों। तो यहाँ पे जो डीबी है वो किसी एंगल पे है, इस वजह से यहाँ पे कंपोनेंट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने दो कंपोनेंट में यहाँ पे डिवाइड कर लिया है, डीबी कोस थीटा और डीबी साइन थीटा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि दो कंपोनेंट यहाँ पे किसकी वजह से आए, एक अपर जो हमने डीएल लेंथ ली थी और एक लोअर लेंथ जो है वो ली थी डीएल। उन दोनों की दोनों सेम लेंथ है, ठीक है, एक ऊपर है और एक नीचे है। तो दोनों के कारण से हमारे डीबी कोस फाई और डीबी साइन फाई एंड डीबी कोस फाई और डीबी साइन फाई। तो कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे पास में कंपोनेंट है वो नहीं लगते, तो उनको भी अभी बताएंगे नेक्स्ट उसमें। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि एंगल हमने मान लिए कि इसमें जो यहाँ से डीएल से पी की लेंथ है, यानी कि क्यू से पी की लेंथ है, वो हमने आर सपोज कर रखी है। और ओ से पी की जो डिस्टेंस है सेंटर से, एक्सिस जिसको हमने माना वो एक्स माना है, एक्स एक्सिस ही है और इसको हमने एक्स को ही मान लिया। अब एंगल इसमें हमने फाई ले लिए हैं दोनों, तो क्योंकि सेम एंगल होंगे, ठीक है। चलो, तो इतनी बात हम समझ गए। और यहाँ पे देखा होगा कि यहाँ पे डीबी साइन थीटा और डीबी साइन थीटा है, इसको देखेंगे क्या कि यहाँ पे दोनों के कंपोनेंट ऊपर वाले की वजह से और नीचे वाले डीएल की वजह से भी दोनों कंपोनेंट एक ही पॉइंट पर हैं। तो देखते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम के बारे में था। अब आगे बढ़ते हैं कि कैसे वर्क कर रहा है। तो जो डीबी होता है वो कितना होता है, μ0/4 पाई, हमें आई पता होता था, डीएल होता था और यहाँ पे आर स्क्वायर, ठीक है। कौन सी लेंथ लेनी होती है, ये वाली लेंथ है, ठीक है। तो ये वाली लेंथ हम यहाँ पे लेंगे। अब उसके बाद में क्या करेंगे कि चलो हमने ले लिया और यहाँ पे साइन थीटा भी होता है। और ये साइन थीटा कहाँ से होता है, चलो इसको भी मैं दिखा देता हूँ। तो ये यहाँ पे साइन थीटा हमारा होता है, ठीक है। तो आपको पता ही कि जब हम बायो-सेवर्ट लॉ लगाते तो कैसे लगाते थे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हमारा क्या होता है, थीटा होता है। तो थीटा क्या होगा कि थीटा की वजह से जो एंगल है वो हमारा साइन थीटा बनेगा, और ये हमने बना लिया साइन थीटा, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद में क्या होता है कि जो डीएल है और जो ये एस है, जो डीएल है और एस है, ऐसा मान लिया गया कि परपेंडिकुलर हैं। अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर हैं तो हमारा जो साइन थीटा होता है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इतनी बात हमें पता है, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, तो जो ये फॉर्मूला है हमारा कन्वर्ट होकर क्या मिलेगा, डीबी की पूरी वैल्यू हमें निकालनी है पूरा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो वो पी पॉइंट है वो डिस्टेंस पे था। पी पॉइंट कहाँ था, वो डिस्टेंस पे था, कहाँ से, फ्रॉम द कोयल। तो अगर फ्रॉम द कोयल से वो डिस्टेंस पे है पी पॉइंट, तो एंगल हमारा अप्रोक्सीमेट 90 डिग्री होगा। तो अप्रोक्सीमेट मान के हमने 90 डिग्री मान लिया पूरा, और इसीलिए हमने साइन थीटा को 1 सपोज कर लिया। तो कर सकते हैं, ठीक है। तो आई डीएल और आर स्क्वायर।
तो ये इसे इक्वेशन नंबर 1 हम कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 बोल देते हैं। अब बात करते हैं कि जो हमारे कंपोनेंट आए हैं, तो हम देख रहे हैं कि जो डीएल है, डीएल की वजह से जो हमारे कंपोनेंट आए और जो ऊपर का डीएल है और जो नीचे का डीएल है, दोनों के जो कंपोनेंट आए हैं हमारे डीबी कोस थीटा और डीबी कोस फाई और डीबी कोस फाई, दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, दोनों की जो डायरेक्शन है एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, दो कंपोनेंट तो टूट ही गए। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि जब ये दो कंपोनेंट हमें मिले हैं तो डीबी कोस थीटा और डीबी कोस फाई और डीबी कोस फाई, दोनों की जो डायरेक्शन है एक दूसरे के अपोजिट है। तो अगर हम इनका नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो वो हमें क्या मिलेगा, 0। अब साइन की बात करते हैं, तो हमने देखा कि जो साइन जो अपर डीएल है और जो लोअर डीएल है, दोनों की वजह से डीबी साइन फाई और डीबी साइन फाई आया हुआ है, और दोनों में जो डायरेक्शन है वो सेम है। तो जब हम इनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो उनका सम हो जाएगा, और उनका जो सम होगा वो हमें क्या मिलेगा, चलो यहाँ पे लिखते हैं। किसके लिए, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड किस पर, एट पॉइंट P। ये डीएल के कारण से हमें क्या मिला, डीबी साइन फाई। तो ऐसे बहुत सारे डीएल, क्योंकि ये जो वायर है बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर बनी होगी, तो बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर बनी होगी, तो इसलिए जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा उसे हम मानते हैं B, और यहाँ पे हम लिखते हैं समेशन, मतलब उन छोटे छोटे एलिमेंट के कारण से जितने मैग्नेटिक फील्ड आए उनको सबको ऐड कर देंगे, और जितने हमारे मैग्नेटिक फील्ड आए उनको ऐड करने से हमें मिलेगा DB साइन फाई। अब क्योंकि वे एलिमेंट सारे इक्वल वैल्यू के हैं और उनसे जो DB और साइन फाई मिलेगा वो भी इक्वल वैल्यू का मिलेगा, अगर मैं समेशन की बजाय इंटीग्रेशन कर देता हूँ, उन सबको जोड़ने की बजाय अगर मैं इंटीग्रेशन कर देता हूँ तब भी हमारा रिजल्ट सही आता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम बदल देते हैं इंटीग्रेशन में और साइन फाई। अब क्या करेंगे, दूसरा साइन फाई की वैल्यू निकालते हैं, ये बनेगा अपना PQO या OPQ। तो ये ट्रायंगल हमने लेना है, और यहाँ पे हमारा फाई है, और यहाँ फाई से हम यहाँ पे निकाल देंगे साइन फाई, तो बाई आ जाएगा R। तो R की वैल्यू भी हमें पता है, R की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से निकाल देंगे, अभी निकाल दें, चलो यहाँ पे भी R की वैल्यू निकाल देते हैं। तो R स्क्वायर इक्वल टू A का स्क्वायर प्लस X का स्क्वायर, तो ये हमें मिल जाएगी। तो हमें तो R की वैल्यू चाहिए, तो हमें लगाना पड़ेगा रूट ये। तो अब हमने यहाँ पे निकाल दिया R की वैल्यू, तो वैल्यू निकालते हैं साइन फाई की। तो पूरा साइन फाई अगर मैं निकालूँ तो इक्वल टू होता है A बाई A स्क्वायर और X स्क्वायर का रूट। तो ये साइन फाई की वैल्यू निकल गई, और DB की वैल्यू हमने निकाल ही रखी है। तो अब क्या करना है, बस पुट करना है इस इक्वेशन में। तो यहाँ पे हम करते हैं पुट, क्या क्या था भाई, μ0 बाई 4 पाई, और I था, और DL भी तो लेना पड़ेगा। DL कितनी है उसकी, अभी तो DL रखते हैं, अपॉन में R स्क्वायर। R स्क्वायर का मतलब क्या था, R स्क्वायर का मतलब यही था ना, R स्क्वायर की वैल्यू, और साइन फाई की वैल्यू कितनी, सब वैल्यू मैंने पुट कर रखी। बाकी में तो कोई चेंज नहीं है, तो DL में चेंज होगा। तो DL को मैं क्या रिप्लेस कर देता हूँ, DL को मैं सीधा लिख देता हूँ, क्योंकि वो एक सर्कुलर है, और जो सर्कुलर होता है उसकी जो लेंथ होती है, सर्कुलर लेंथ, उसको बोलते हैं हम 2 पाई R, मतलब 2 पाई A। ओके, तो वो क्या हो जाएगी 2 पाई A, मतलब यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगा ये बाकी सब कांस्टेंट है, यहीं पे बता देता हूँ। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ तो ये मुझे मिलेगा 2 पाई A। ओके, तो इस सब वैल्यू को उठा के इंटीग्रेशन मेरा हो जाएगा, बाकी सब कांस्टेंट है। तो DL है जो वेरिएबल है जिसको हमने कंप्लीट लेना है, और कंप्लीट लेने के लिए हमें चाहिएगा 2 पाई A, मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो B आएगा वो आएगा μ0 बाई
4 पाई आई 2 पाई ए का स्क्वायर आ जाएगा अब, क्योंकि ये वहाँ ऑलरेडी पहले से ही है, और अपोन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। ठीक है, इतनी बातें यहाँ पे हो गई। और कुछ है? नहीं, और कुछ नहीं है। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको सोल्व करते हैं। तो थोड़ा सा अगर जैसे हमने सोल्व करना चाहा तो 2 से 2 पाई से तो काट दो, तो म्यू 0 बाई 2 बचेगा इधर, और यहाँ पे बचेगा आई ए स्क्वायर, अपोन में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 3/2 पावर, क्योंकि एक यहाँ पे है और ये रूट में है 1/2, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये इसकी पावर कितनी है, 1 है। तो इनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगी 1.5। तो 1.5 का मतलब यहाँ पे 3/2, तो ये लिख देंगे। तो अब ये हमें रिजल्ट मिल गया है। और अगर मैं इसकी डायरेक्शन की बात करूँ कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, तो हमें पता है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, तो मतलब आई कैप में इसकी डायरेक्शन होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, एक्स एक्सिस में होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होगा। ये मैंने सिंगल कॉइल्स के लिए निकाला है। अगर मेरे पास यहाँ पे एन कॉइल हो जाएं, तो मेरे पास अगर एन कॉइल्स हो जाएं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये नंबर ऑफ़ टर्न्स हमारे कितने हो जाएं, ए कॉइल्स के लिए एन हो जाएं। ठीक है, अभी उसमें नंबर ऑफ़ टर्न्स कितने जा रहे हैं, एन है, अभी सिंगल कॉइल्स के लिए थी। तो इनका ध्यान रखना है कि जब हमारे चेंजेज आती हैं तो उसमें क्या क्या हमें चेंज करना होता है, तो उनको ज़रा एक बार देख लेंगे। तो डायरेक्शन इसकी भी आई कैप ही होगी। ये हमारे 2 रिजल्ट निकल गए। तो कुछ स्पेशल केस भी होते हैं। तो जो स्पेशल केस होते हैं वो कैसे होते हैं, स्पेशल केसेस। तो जो स्पेशल केस होते हैं, देखो क्या होगा कि जो एक्स है, मान लो कहो कि सेंटर पे, एट द सेंटर ऑफ द करंट लूप, इसको करंट लूप भी कह लेते हैं, एट द सेंटर ऑफ करंट, सही नहीं आया, तो करंट लूप। तो जब हम निकालते हैं कि सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तब उसके लिए हम क्या करें, अभी नंबर ऑफ टर्न्स हमारे n है, ठीक है, उसमें मैंने कोई भी चेंज नहीं किया। तो मेरी क्या चीज़ चेंज हो गई, तो x मेरे यहाँ पे हो गया x इक्वल टू 0। तब ज़रा पिछले उसमें देखते हैं रिजल्ट में क्या लिखा, ये याद हो गया, चलो करते हैं। तो b इक्वल टू क्या है, म्यू 0/2 ni ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो गया, हमारे यहाँ पे क्या हो गया, ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 0 हो गया। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर को 0 करता हूँ तो मुझे मिलता है म्यू 0/2 ni ए स्क्वायर बाई ए की पावर 3। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा म्यू 0 ni, इससे ये पावर गई, तो पावर अगर ये गई तो 2a बनेगा। तो ये रिजल्ट हमारा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अलग से लिख देते हैं, b इक्वल टू म्यू 0 ni/2a एट द सेंटर ऑफ लूप। ठीक है, जो करंट कैरिंग लूप है उसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। डायरेक्शन तो हमारी परपेंडिकुलर रहती है हमेशा। अगर ऐसा मान लिया जाए कि देखो हमारा जो सेकंड केस हमारा बनेगा, ऐसा मान लिया जाए सेकंड केस में, ऐसा मान लिया जाए कि जो एट एक्सिस जो है, एट द एक्सिस या एट द एक्सिस पे
जो एक्सियल पॉइंट है, चलो एक्सियल पॉइंट ही लिखते हैं, एट द एक्सियल पॉइंट कहाँ ले जाएं, लेइंग फार अवे। ठीक है, कहाँ लेके गए हैं, फार अवे, किधर लेके गए, फ्रॉम द कोयल्स, ये लिखते हैं फ्रॉम द कोयल। तो कोयल से दूर लेके गए, तो इसका मतलब मेरा क्या हुआ, जो x है वो बहुत बड़ा हो गया। पहले मैंने x को 0 माना था, अब मेरा क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब जो मेरी कोयल्स है वो एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट वर्क करेगी। कैसा काम करेगी, एज ए पॉइंट वर्क। तो यहाँ से मेरा जो a है ना वो कट हो जाएगा, तो a मेरा क्या हो जाएगा, कट। तो यहाँ से मैं a कट कर देता हूँ इस इक्वेशन में से, कौन से में से, इसमें से। तो a को हटाना है, कहाँ से हटाएंगे, a नीचे से हटाएंगे ना, ठीक है, बाकी और कहीं से नहीं उठाएंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीधा मैं डेल लिखता हूँ μ0 n i a स्क्वायर का मैं कुछ नहीं करूँगा, और यहाँ पे 2x³ रह जाएगा। a मेरा नीचे, ऊपर से मैं 0 नहीं कर सकता, ठीक है, सब रिजल्ट 0 हो जाएगा। अब ये मान लिया गया था कि जो मेरी r थी, जो x था, वो जो एक्सियल पॉइंट था वो मेरा काफ़ी डिस्टेंस पे था फ्रॉम द लूप। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा r है, जो मेरा तीसरा पॉइंट है, मतलब जो एक्सियल पॉइंट है और जो रेडियस है दोनों सेम हो जाए, तो मतलब यहाँ पे x = a हो जाए। तो अब उसके बाद क्या करेंगे हम, तो मेरे जो पॉइंट हैं वो क्या हो गए, सेम। तो अगर मेरे ये दोनों पॉइंट सेम होते हैं तो क्या होगा, देखो b = μ0 बाई, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, तो b = क्या है, यहाँ पे x = a है, इसको लेना है, μ0 बाई 2i a² अपॉन में n भी था, और यहाँ पे x² की जगह भी a हो गया और a की जगह भी a ही हो गया, और यहाँ पे 3/2 हो गया। तो अभी मैं देखता हूँ, तो μ0 बाई 2 ni a², यहाँ पे 2a² हो गया। 2a² होने से थ्री बाई टू, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो मुझे मिलता है μ0 2 ni a²। तो यहाँ पे मुझे जो मिलेगा 2 हो जाएगा, 2 की पावर कितनी होगी, 3/2। तो उसके बाद क्या करेंगे हम, a² से a की पावर 3 आ जाएगा, और यहाँ से कट पावर कट होगी, तो सीधा फाइनली हम लिखते हैं आंसर यहाँ पे। तो b = यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, 3/2, और यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, 1। तो अगर दोनों को मैं मिला दूँ तो मुझे मिलता है μ0 ni बट्टे में 2 की पावर 5/2 a। बस इतना सा रिजल्ट आएगा, और ये हमें ध्यान रखना है। तो आराम से इसको बना सकते हैं। एक फॉर्मूला हमें याद रखना है, सेंटर पे निकालना हो, अवे फ्रॉम द कोयल निकालना हो, अगर हमारी r और a मतलब जो एक्सियल लाइन जो है उस पर जो हमारी डिस्टेंस है वो रेडियस है, दोनों आपस में इक्वल होते हैं, तब क्या वैल्यू आती है, तो ये हम निकाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये समझ आया तो आप इसको अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और हमें बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या चाहिए, तो किस टॉपिक के ऊपर हम बनाएं। वैसे तो मैं बनाता ही जाऊँगा, पर स्पेशली आप लोगों को किस चीज़ में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।